हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। सो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग डीएसएसबी के पीजीटी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी एक पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 2 पार्ट्स में मैंने कवर किया था 50-50 क्वेश्चन की फॉर्म में। अब जो है ये सेकंड पेपर है और ये किसका है? ये टीयर 2 का है। वो टीयर 1 का था, इसीलिए उसमें 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, बट यहाँ पे ये टीयर 2 है और मेन पेपर है, मतलब वहाँ पे भी पहले ऐसा होता था, बट अभी अभी का क्या है, मेरे को मतलब वो थोड़ा सा क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखो, जो ये टीयर 2 है, यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस पेपर में। ठीक है, तो हम एक कोशिश करेंगे, या तो इसको हम लोग 50-50 के सेट में कवर करते हैं, और या तो फिर आपको और थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो 30-30 के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो जैसा भी है आप सबका, मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 30-30 का ही चाहिए, क्योंकि 50 में मतलब वीडियो देखो डेफिनेटली 50 क्वेश्चन हैं, तो वो अगर पर क्वेश्चन में 1 मिनट भी लेती हूँ तो 50 मिनट्स का तो हो ही जाना है। ठीक है, तो बाकी देख लेना तुम्हें किस हिसाब से चाहिए, वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कब कंडक्ट हुआ था? ये 28 जून 2015 को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सब सेलुलर ऑर्गेनल नॉट बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, एक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपके डबल मेम्ब्रेनस हो जाते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस हो जाएंगे। और फिर कुछ हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस हैं या फिर ए मेम्ब्रेनस हैं। ए मेम्ब्रेनस इन द सेंस कि ए फॉर एब्सेंट एंड मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? एब्सेंट है, तो इसको आप ए मेम्ब्रेनस या फिर ये भी लिख सकते हो, आप इसको नॉन मेम्ब्रेनस लिख सकते हो। तो इनके एग्जाम्पल्स आई थिंक आपको पता होने चाहिए, बट अगर नहीं पता है सो लेट मी राइट डाउन फॉर यू। सो द थिंग्स आर हेयर। सिंगल मेम्ब्रेनस की अगर बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और लाइजोसोम्स आ जाएंगे सिंगल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस इन द सेंस की दीज ऑर्गेनल्स आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। देन इफ वी टॉक अबाउट द डबल मेम्ब्रेनस, तो डबल मेम्ब्रेनस में डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेनस हैं। और साथ ही साथ क्या आ जाता है? हमारा न्यूक्लियस भी आ जाता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स या फिर नॉन मेम्ब्रेनस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? राइबोसोम और साइटोस्केलेटन वगैरह होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉट बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब कि ये नहीं पूछ रहा है कि ये ए मेम्ब्रेनस की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये डबल मेम्ब्रेनस की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे देखो डिटेल्स मेंशन है, अगर आपको नीड है तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल इंक्लूडिंग ईआर हो जाएगा, वैक्यूल, लाइजोसोम, गोल्जी अपरेटस और पेरोक्सिसोम्स, ये सारे कैसे हैं? आपके सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। फिर सिंगल मेम्ब्रेनस जो हैं वो क्या है? हैव ओनली वन मेम्ब्रेन अराउंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है और नॉट अ सिंगल मेम्ब्रेन। और राइबोसोम जो है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम वगैरह जो हैं, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पास? कैसे हैं? नो मेम्ब्रेन। या फिर यू कैन से दैट कि ये सब कैसे हैं? ए मेम्ब्रेनस या फिर नॉन मेम्ब्रेनस हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया है। आप एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करो, इसीलिए मैं भी आपको यहाँ पे चीज़ों को पॉज करके अच्छे से पढ़ के दे रही हूँ। ठीक है, वरना पीडीएफ क्या है, पीडीएफ मिल भी जाएगी ना, तो तुम बस पीडीएफ को, इससे पहले भी तुम्हारे पास बहुत सारी पीडीएफ पड़ी होंगी, बट मुझे पता है कोई पढ़ता नहीं है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ब्लड प्रोटीन्स ऑफ फॉलोइंग आर सिमिलर। अब यहाँ पे देखो ब्लड प्रोटीन्स दे रखी हैं कुछ, मतलब स्पीशीज की, और हमें बताना है उसमें से कौन सी सिमिलर है। तो मैन ऑन गोरिल्ला, मैन एंड मकाका, और मैन एंड एप, मैन एंड मंकी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा? मैन और एप, इनका जो है वो ब्लड प्रोटीन्स कैसा है? वो सिमिलर होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है कि द बेस सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड्स एंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस in proteins of related organisms, the protein present in the blood of man and ape are similar. These similarities provide biochemical evidence of evolution.
द केमिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन एंड एप शोड दैट दे शेयर 98.8% ऑफ देयर DNA विच इंडिकेट्स दैट दे आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, तो अगर परसेंटेज भी कभी आपसे पूछता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया आर ऑल एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड। मतलब अगर किसी एरिया में एनिमल्स रह रहे हैं तो उन एनिमल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट? फौना। और अगर प्लांट्स की या वेजिटेशन की बात की जाए सो व्हाट वी कॉल इट? फ्लोरा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, फौना। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या है, ऑल एनिमल्स हैविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कलेक्टिवली कॉल्ड फौना। द टर्म फौना रिफर्स टू ऑल ऑफ द एनिमल स्पीशीज दैट आर इंडिजिनस टू अ रीजन। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी रीजन में अगर वो रह रही हैं सो व्हाट वी कॉल देम? फौना। फौना प्रोड्यूसेस CO2 व्हेन दे रेस्पायर। द स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्यूनिस्टिक। क्या बोलते हैं उसको? फोनिस्टिक बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फोनिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, size and the environment in which the animals are found. The animals are classified into various different types of fauna as, अगर फोना की टाइप पूछा जाए तो मेगा फोना आ जाता है आपके पास, क्राई फोना हो जाएगा और माइक्रो फोना हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल आंसर की थी वो उन्होंने बी दिया था जो कि क्या था? इनकरेक्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, when biological names are written in a paragraph। अगर मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और मतलब उसमें कोई किसी भी स्पीशीज़ का नाम आ जाता है, जैसे कि अभी इस टाइम सरसों का वो चल रहा है, तो फिर क्या है आप लिखोगे? ब्रासिका नेपस या मतलब कुछ भी ऐसे लिखते हो। तो डेफिनेटली आप कैसे लिखते हो उसको? इटैलिक्स की फॉर्म में लिखते हो और साथ ही साथ क्या करते हो? उसको अंडरलाइन करते हो। तो इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स एंड इट इज़ अंडरलाइन, क्योंकि बिना अंडरलाइन किए तो फिर बायनोमिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या है, आपने उसको करेक्ट उस फॉर्म में लिखा ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोलेनम निग्रम ऐसे मतलब बहुत सारी, अब तो चीज़ें आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कैसे लिखा जाता है, क्या सारी चीज़ें हैं। सो साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स और अंडरलाइंड टू इंडिकेट दैट दे आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा जाता है? बिकॉज दे आर लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। द कन्वेंशन हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश साइंटिफिक नेम्स फ्रॉम कॉमन नेम्स। ठीक है, और ये क्या कैसे अलग करता है? मतलब कॉमन नेम से साइंटिफिक नेम को अलग करने में हेल्प करता है। एम्फसाइजिंग देयर स्टेटस एज स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेम्स फॉर देयर ऑर्गेनिजम्स। बाकी ये तो पता ही होगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो सोलेनम निग्रम है या फिर सोलेनम मिलोंजिना मकोई वगैरह है तो हम लोग तो इधर मतलब कुछ और बोलते हैं ना, अगर उसके कॉमन नेम की या लोकल नेम की बात करें तो। बट अगर आप इंटरनेशनली जाते हो, ग्लोबल लेवल पे जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं USA में है अगर वो स्पीशीज़ तो उसको उसी नाम से बुलाया जाएगा, या फिर चाइना में है, रशिया में है तो आप उसको सेम नाम से बुलाओगे। तो मतलब स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो सके वो नाम, इसीलिए हमेशा जो भी उसका स्टैंडर्ड नेम है ICBN और ICZN ने जो नाम दिए हैं वही नाम आपको लिखने होंगे। दिस रूल इज फॉलोड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय लिनियस। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस सर ने दिया था। हेंस अंडरलाइन एंड इटैलिक बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। बाकी इन्होंने जो इनकी जो ऑफिशियल आंसर की थी वो उन्होंने C मार्क किया था, विच इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म टेक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाय। टेक्सॉन टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? तो वो हमारे अर्नस्ट मेयर सर थे। ठीक है, इनको और किस नाम से जानते हैं? अगर आपने मतलब NCERT डेफिनेटली पढ़ी होगी, बिना NCERT के कहाँ बायो पॉसिबल है। तो जो मतलब आपकी 11th वाली NCERT है उसमें जब पहली यूनिट स्टार्ट होती है द लिविंग वर्ल्ड, उससे पहले ही देखो इनके बारे में, अर्नस्ट मेयर सर के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इनको और किस नाम से जानते हैं? द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ मतलब दिया था, और बाकी इनको सिर्फ 3 प्राइजेस भी दिए गए थे। ठीक है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया था 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी दिया गया था 1994 में, और फिर उसके बाद में द क्रेफोर्ड प्राइज़ दिया गया था 1999 में। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसको अच्छे से आप लोग देख लेना।
A taxon is defined as a collection of one or more populations of organisms. The term taxon for the first time was used by Ernst Mayr ने यूज़ किया था. इनका अगर वो देखा जाए तो लाइफ स्पैन जो था वो 1904 से लेकर के 2004 तक का था. ये चीज़ देख लेना. और बाकी एक रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी में जितने भी मतलब साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए. The organism which are characterized by similar characteristics or traits. The term taxonomy was coined by A.P. Candolle. Move on to the next question. Next question कह रहा है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम. फाइलोजेनेटिक वर्ड जहाँ पे आ जाए वहीं आपको क्या यूज़ मतलब क्या ध्यान रखना होगा, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ नहीं है. ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नो. ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं. ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनल या इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स. ठीक है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. बाकी एक चीज़ और ये भी नोट कर लो कि अगर टेक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो टर्म सिस्टमैटिक्स कहलाता है. ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना. इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स एंड जेनेटिक एफिनिटीज. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ब्रिंग्स आउट ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स एंड जेनेटिक रिलेशनशिप. दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, क्लैडिस्टिक्स बोलते हैं. तो कभी ये टर्म अगर आ जाए तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. कह रहा है कि द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओवर 0.75 मिलियन स्पीशीज. ठीक है, तो किस में होंगे वो, इंसेक्ट्स. डेफिनेटली आर्थ्रोपोड्स जो है वो क्या है, हमारे लार्जेस्ट फाइलम है ना. तो लार्जेस्ट फाइलम में सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे, मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंसेक्ट्स आ जाते हैं. द टर्म नंबर ऑफ स्पीशीज insects certainly represent largest percentage of the world's organisms. The largest variety of species can be found in insects. और ये कितनी है, नियर अबाउट 7 लाख स्पीशीज के आसपास अवेलेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8. कह रहा है कि साइलेंट वैली. साइलेंट वैली का नाम तो आपने सुना ही होगा अच्छे से. कहाँ पे है ये, तो सबको पता है कि ये केरला में है. क्या आपको मालूम है कि ये किस लिए है, मतलब इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में मालूम है. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ मतलब इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, या मतलब इसकी खोज किसने की थी. तो ये देखो केरला में पाया जाता है. ठीक है, इंडिया के केरला स्टेट में पाया जाता है. और ये इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स. ठीक है, नीलगिरी हिल्स एंड अ कोर एरिया ऑफ, मतलब ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 90 किलोमीटर्स के 90 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है. ठीक है, इट इज़ सराउंडेड बाय बफर जोन. बफर जोन से सराउंडेड है. बाकी नेशनल पार्क में कुछ मतलब बहुत सारी रेयर स्पीशीज़ हैं फ्लोरा और फोना की. ठीक है, साइलेंट वैली जो है वो कब खोजा गया था, 1847 में. जो बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट वाइट सर, उन्होंने इसको खोजा था. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ मनाक्कड़ तालुक ऑफ पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में खोजा गया था. बाकी यहाँ पे देखो क्या चीज़ें मेंशन है. साइलेंट वैली लोकेटेड इन केरला. इट इज़ नोन फॉर मैनी हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज़. बहुत सारी हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि क्या है यहाँ पे पाई जाती हैं. इट हैज़ बीन preserved as natural forest and because of the presence of rare plants and animals with a total area of 237.5 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर ये भी कह सकते हो कि 90 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में ये फैला हुआ है स्क्वायर किलोमीटर. एंड कोर एरिया जो है इसका वो कितना है, वही 89.54 या फिर अप्रॉक्सीमेटली इसको 90 बताते हैं. द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ठीक है, और बाकी इसमें अगर पूछा जाता है कभी आपसे कि हाँ कौन कौन से मतलब इसमें फेमस जो हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की. और यहाँ पे जो पाई जाने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो बर्ड्स में बहुत सारी बर्ड्स आपको देखने को मिल जाती हैं. नीलगिरी वुड पिजन, मालाबार पैराकिट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मतलब इस तरीके से बहुत सारी हैं. और मैमल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एक स्पीशीज़ है इसकी थ्रेटन्ड लायन जो है वो टेल्ड मकाका. ठीक है, वो पाया जाता है. नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं, मालाबार जाइंट स्क्वेरल, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो यहाँ पे है, मतलब ये कह सकते हो कि जो थ्रेटेंड है बट यहाँ पे क्या है वो पाई जा रही हैं. क्यों, क्योंकि ये क्या है ह्यूमन इंटरफेरेंस से काफ़ी ज़्यादा दूर है. और बाकी
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ यानी कि इंसेक्ट्स जितने भी हैं लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा ऑर्डर के, वो सारे के सारे 730 के आसपास जो भी स्पीशीज़ हैं वो इंसेक्ट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो यहीं पे आपको देखने को मिलती हैं। 33 स्पीशीज़ ऑफ क्रिकेट्स और ग्रास हॉपर वगैरह की भी देखने को मिलती हैं। और बाकी साइलेंट नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि वैसे देखो जनरली जंगल में शाम होने के बाद में मतलब क्या होता है वहाँ पे क्रिकेट वगैरह की, ऐसे झींगुर वगैरह की सबकी आवाज़ सुनाई देने लगती है ना। बट यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एकदम मतलब पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, साइलेंट वैली पड़ा हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइम मोल्ड्स रिजेंबल। तो ये स्लाइम मोल्ड्स किससे रिजेंबल करते हैं, ये एनिमल और प्लांट से रिजेंबल करते हैं। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही आपको चीज़ें अच्छे से मेंशन हो रखी हैं। उसमें आपने अगर स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा ही होगा तो उसमें इनका नेचर कैसा होता है, मतलब ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो फंजाई हो जाते हैं। बाकी एनिमल्स का मतलब फीचर क्या जाता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है और मतलब अमीबा जैसे होते हैं, ऐसे फैलते जाते हैं। और जो भी मान लो फूड पार्टिकल देख लिया तो उसको क्या ऐसे बढ़ के मतलब वहाँ पे एक मतलब सलाइवा कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसा है, केमिकल सिक्रीट करते हैं और क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल को पहले गला देते हैं। गलाने के बाद में फिर ये क्या करते हैं, ऐसे पहुँच के यहाँ पे और फिर उसको क्या कर जाते हैं, पूरा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे देखो चीज़ें क्या मेंशन है, एक बार देख लेते हैं। स्लाइम मोल्ड रिजेंबल विद बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड फंजाई, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स आर ऑर्गेनिज्म दैट यूज स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस। एनिमल लाइक फीचर क्या है इसमें, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। इन वेजिटेटिव फेज में अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी बताया ये ऐसे मूव करता है। और उसके बाद में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट है फंजाई की अगर बात करते हैं तो फंजाई लाइक इसमें क्या है, तो एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब पहले उसको क्या करते हैं, गला देते हैं और फिर उसके बाद उसको एकदम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड स्पोरेंजिया फॉर्मेशन है। स्लाइम मोल्ड्स आर ऑल्सो नोन एज फॉल्स फंजाई। इनको और भी किस नाम से जानते हैं हम लोग, फॉल्स फंजाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं कि विच इज़ एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया तो भाई मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, बाकी आई होप आपने भी अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन किसका फीचर है, ये बैक्टीरिया का फीचर है, ठीक है। और बाकी इसमें और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो इसको साथ में नोट कर लो। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखो आर्कीबैक्टीरिया भी क्या है, प्रोकैरियोट है। और बैक्टीरिया भी किस में आ जाता है, प्रोकैरियोट में ही आ जाता है। तो ये फीचर तो चलो दोनों का कॉमन हो जाता है। सेल टाइप की अगर बात करते हैं, फिर सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे कोई पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं देखने को मिलता है, बट बैक्टीरिया के केस में पेप्टाइडोग्लाइकन देखने को मिलता है। एक फिर से इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आता है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का लिपिड है उसके बीच में जो लिंकेज होता है वो ईथर लिंकेज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बैक्टीरिया के केस में ईस्टर लिंकेज देखने को मिलता है। और फर्स्ट अमाइनो एसिड इन ऑल प्रोटीन्स, जिसमें जो है मतलब जो पहला अमाइनो एसिड है वो सभी प्रोटीन्स में क्या है, मिथियोनिन ही बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉर्माइल मिथियोनिन बनता है। फिर डीएनए ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सर्कुलर होता है, लेकिन साथ में इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये क्या है, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव है, सर्कुलर है और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट हैं। और अगर मतलब ह्यूमन इफेक्ट की बात की जाए तो ये आर्कीबैक्टीरिया तो वैसे ही क्या है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इनका ह्यूमन के साथ मतलब कोई ऐसा इफेक्ट या कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है। बट अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये ह्यूमंस के लिए क्या है, बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है, आर्कीबैक्टीरिया है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। बिल्कुल, आर्कीबैक्टीरिया सेल वॉल डू नॉट कंप्राइज पेप्टाइडोग्लाइकन। इन आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में कोई पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। दे एडिशनली हैव एन एक्सेप्शनल मेम्ब्रेन लिपिड बॉन्ड एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है और आर्किया में नहीं होता है। बाकी जो मिथेनोजेंस होते हैं उसमें स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन देखने को मिलता है, ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया पर ही पैरासाइट है। तो वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डेलो वेब्रियो या फिर बेडिलो वेब्रियो, क्या प्रोनाउंस करते हो आप देखो। तो डेलो वेब्रियो इज अ प्रिडेटरी बैक्टीरियम
दैट पैरासिटाइजेस अदर बैक्टीरिया। कैसा है? पैरासिटिक इन नेचर है। इट इन्वेड्स एंड कंज्यूम देम प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग बैक्टीरियल पॉपुलेशंस। बैक्टीरियल पॉपुलेशन को भाई कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। अनलाइक मोस्ट बैक्टीरिया, डिलोवेब्रियो एक्ट एज प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म है, प्रेइंग ऑन दी अदर बैक्टीरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स, मेकिंग इट अ यूनिक एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल पैरासिटिज्म इन माइक्रोबियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो सबको पता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती हैं, ऐसे इन्वेजिनेशंस हो जाती हैं जो कि क्या फॉर्मेशन कर लेती हैं, मीजोजोम्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और यही मीजोजोम्स जो है वो क्या है, एज मतलब इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेशन का काम होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक में भाई कंपार्टमेंटलाइजेशन है नहीं, तो सारी चीज़ें ऐसे ही मतलब चलती हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, मीजोजोम हो जाएगा। In bacteria, the respiratory enzymes are located in the mesosomes. Cellular respiration is an energy generating process that helps within the cell membrane of bacteria. The mesosomes was thought to increase the cell surface area of the cell, aiding the cell in cellular respiration. They are also known as chondroid. ठीक है, ये जो mesosomes होते हैं इनको और आप किस नाम से जानते हो? chondroid के नाम से भी जानते हो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। mesosomes are folded invaginations in the cell membrane of the bacteria. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब जेनेटिक मेकअप में चेंज होने का अल्टीमेट सोर्स क्या है? तो डेफिनेटली भाई म्यूटेशन ही होगा, तभी तो चीज़ें वहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। सो म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशंस। Changes in composition of a genome due to recombination alone are not considered mutation, since recombination alone just changes which genes are united in the same genome but not altered the sequence of those genes. बाकी mutation important first step है evolution का, because it create a new DNA sequence for a particular gene, creating a new allele. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि बेटर अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, बेटर सर्वाइवल है, एलिमिनेशन ऑफ लेस अडेप्टेड। तो एक तरीके से ऑल ऑफ दी अबव हो जाना चाहिए इसका आंसर। नेचुरल सिलेक्शन इनकम्पासेस बेटर अडेप्टिबिलिटी, बेटर सर्वाइवल और बाकी यही सारी चीज़ें हैं, लीडिंग टू द प्रोपगेशन ऑफ ट्रेड्स फेवरिंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन अ गिवन एनवायरनमेंट। बाकी इन्होंने जो आंसर दिया था वो ए ऑप्शन दिया था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन, मतलब जो भी था ये कह रहे थे कि जो सिर्फ ये जो बेटर एडेप्टेबिलिटी है इसी से क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बेटर एडेप्टेशन इज अ फीचर दैट अरोज वॉज फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन फॉर इट्स करंट फंक्शन। एडेप्टेशन हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन करंट एनवायरनमेंट। को डिस्कवरर ऑफ डार्विनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो अभी रिसेंटली ये झारखंड वाला हुआ था, झारखंड पीजीटी बायोलॉजी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज़ क्वेश्चन आया था वहाँ पे। तो डिस्कवरर जो को डिस्कवरर थे डार्विन के साथ में वो थे हमारे वेलेस। ठीक है, अल्फ्रेड वेलेस सर थे। को डिस्कवरर ऑफ डार्विनिज्म वॉज अल्फ्रेड रसेल वेलेस। चार्ल्स डार्विन एंड वॉलेस इंडिपेंडेंटली डिस्कवर द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फॉर इवोल्यूशनरी चेंजेस। डार्विन सिलेक्शन वॉज always focused on the benefit for the individual. Wallace greatly admired on the origin of species. Darwin regarded Wallace as one of the men who truly understood the idea of evolutionary by natural selection. वरना डार्विन सर को तो उस टाइम मतलब कोई उतना ध्यान दे ही नहीं रहा था। ठीक है, बट ये था कि हाँ इन दोनों लोगों ने मिल करके साथ में काम किया और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है इवोल्यूशन से ये क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म विच डेवलप ऑन अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ पे जो बना था वो क्या थे, हमारे प्रोटोबायोन्ट्स बने थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोटोबायोन्ट्स आर कंसिडर्ड एज द प्रिकर्सर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। दीज आर प्रोटीनॉइड बेस्ड प्रोटोसेल्स इन विच जेनेटिक मटीरियल आरएनए वॉज प्रेजेंट। इसीलिए सबसे पहले क्या खोजा गया था, आरएनए ही खोजा गया था। अगर आपने आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इट इज़ अ सिंपल क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कैरीज आउट सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक द लिविंग सेल्स। द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी इवॉल्व, कब इवॉल्व हुआ था वो, 3.5 to 2 billion ईयर्स एगो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में जो नर्व सेल्स प्रेजेंट है वो कितनी है? नियर अबाउट 100 बिलियन के आसपास है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन अ मैच्योर ह्यूमन ब्रेन में। द नेचुरली अकरिंग न्यूरोनल सेल डेथ अकर्स प्रीनेटली, elimination of about 50% of unwarranted connections among neurons occur postnatally। बाकी एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, देख लेना तुम। नेक्स्ट है ये सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? कौन से बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है? तो ये 5X174 और M13 वाले जितने भी हैं इन सब में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कहाँ पे मतलब पाया जाता है? 5X174 और साथ ही साथ M13 बैक्टीरियोफेज में, which is composed of circular single stranded DNA molecule enclosed in a thin flexible tube made up of about 2700 copies of single protein। P8 जो है वो मेजर कोड प्रोटीन है। 5X174 बैक्टीरियोफेज स्मॉल आइसोहेड्रल वायरस है। ठीक है, कई बार इनके शेप पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं बता रही हूँ। विच कंटेन्स अ सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद, अगर इसका न्यूक्लियोटाइड बेस जो है इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है तो ये अगर पूछता है तो कितना है ये? 5386 है। हैंस सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अकर्स इन, मतलब फिर तो वही सारी बातें लिख दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। स्टडी ऑफ शेल्स स्पेशली दोज ऑन मोलस्क, मोलस्क के शेल की स्टडी। अगर मोलस्क की स्टडी की बात की जाए तो आप क्या आंसर मार्क करोगे? मोलेकोलॉजी। ठीक है, बट यहाँ पे शेल्स की स्टडी की बात की जा रही है तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉन्कोलॉजी निकल के आता है। ठीक है, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। The study of mollusca is known as, या mollusk is known as molecology। Molecology is the branch of zoology and study of mollusk as whole organism। But the study of mollusk shell की study को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर conchology बोलते हैं। Conchology is confined to the study of their shells। According to डैंस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कब खोजा था इसको? 1986 में। कॉन्कोलॉजी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक मोलस्कन शेल्स एंड देयर एसोसिएटेड हार्ड पार्ट्स इंक्लूडिंग ओपरकुलम और रेडुला वगैरह। इन सब की स्टडी जो है वो किसके अंडर में की जाती है? अंडर द ब्रांच ऑफ कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रोसेस एब्सेंट इन वायरसेस। वायरसेस में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, म्यूटेशन होता है, बट एनर्जी लिबरेशन जैसा कुछ होता है नहीं। ये तो खुद ही किसी दूसरे की एनर्जी को यूज करके सारे अपने प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। सो एनर्जी प्रोडक्शन एंड लिबरेशन प्रोसेस इज एब्सेंट इन viruses as this process is not required by virus। as we know that virus have no ribosomes, mitochondria and other cell organelles, they are completely depend on their cellular host for the energy production and protein synthesis। A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living cell of other organisms। viral proteins can be synthesized in host cell by using host machinery। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो रेड टाइड्स जो है वो किसकी वजह से होते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा? डाइनोफाइसी या डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो कि कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट होते हैं। और इसके अगर मेंबर्स की बात की जाए तो वही जिम्नोडीनियम और गोनियलेक्स। ठीक है, जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स। ठीक है, ये आ जाएंगे। और ये कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके का फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, रेड टाइड तो दिया हुआ है, ठीक है, रेड स्नो एक आ जाता है, दूसरा है रेड टाइड और एक आ जाता है रेड सी। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये किससे किससे होते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जो है वो मेंशन करके देना। ठीक है, रेड टाइड, रेड सी और रेड स्नो, तीन का तीनों। बाकी यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो रेड टाइड्स आर कॉमनली इवेंट इन द, कहाँ पे हो रहा है? ये वार्म एंड पॉल्यूटेड कोस्टल ओशियंस के आसपास होता है। ठीक है, और अगर तुमने डाइनोफ्लैजिलेट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो एक तरीके का टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और जिससे क्या होता है, जो वहाँ पे फिशेस वगैरह होती हैं या फिर जो भी वहाँ पर मतलब
जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये उनको मार देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या है, कहाँ पे बनते हैं, तो ये वार्म एंड पॉल्यूटेड कोस्टल ओशियंस पे बनते हैं। दे फॉर्म व्हेन डाइनोफ्लैजिलेट्स एल्गी एक्सप्लोड टू ह्यूज पॉपुलेशन। जब भाई इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसी कंडीशन में ये रेड टाइड, टाइड मतलब क्या है, मतलब ज्वार जो है वो, जो टाइड्स वगैरह अगर आप कभी भी बीच पे गए हो या फिर देखा ही होगा, नहीं देख वैसे देखा है तो मूवी वगैरह में देखा है, जैसे पानी बह करके पूरा मतलब कि कोस्टल एरिया तक आता है। तो यहाँ पर ये फ्लैजिला होता ही है, ये इजीली क्या है वहाँ से मतलब वहाँ पे मूव कर सकते हैं। सो दे फॉर्म व्हेन डाइनोफ्लैजिलेट्स एल्गी एक्सप्लोड टू ह्यूज पॉपुलेशन लेवल, बिकॉज डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव रेड प्लास्टिड, इनके मतलब बॉडी में क्या होता है, रेड प्लास्टिड होता है। द वाटर लिटरली टर्न्स रेड, और जिसकी वजह से पानी क्या है वो लाल दिखाई देने लगता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स टेक एडवांटेज ऑफ हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस एट दैट किल ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, और ये बाकी जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेज वगैरह होती हैं, उसको क्या करते हैं, ये अपना यही जो टॉक्सिन है उसको रिलीज करके उनको मार देते हैं। ठीक है, द स्यूडोनिशिया स्पीशीज, यहाँ पे देखो स्पीशीज भी दिया है, स्यूडोनिशिया स्पीशीज ऑफ एल्गी फॉर्म्स ऑफ डायटम्स मोर कॉमनली क्रिएट रेड टाइड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द सी, कहाँ पे, कैलिफोर्निया के उस पे देखा गया है। तो मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। बाकी आप लोग मुझे रेड स्नो किससे होता है, हिमाटोकोकस निवालिस और क्लेमाइडोमोनास निवालिस से रेड स्नो होता है। ठीक है, ग्रीन स्नो भी होता है। ये सारा एल्गी वाला जब मैंने पीवाई को करवाया था तो वहाँ पे बताया था। रेड सी किसकी वजह से होता है, बीजीए होता है ना। और बाकी रेड सी मैंने बताया ही, मतलब मैंने क्या बताया तुम्हें बताना है कि किसकी वजह से होता है। तो एक बीजीए होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। अब नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 22, सेक्सीटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब अगर तुमने डाइनोफ्लैजिलेट ढंग से पढ़ा है तो तुम्हें यहीं पे आंसर मिल गया होगा। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के मेंबर्स क्या हैं, स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हम देख चुके थे। इसके मेंबर्स कौन है, गोनी एलेक्स और जिम्नोडीनियम वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे सेक्सीटॉक्सिन जो है वो यही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो डिटेल्स में क्या दिया है, इन जनरल सेक्सीटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया एंड मरीन डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक, मतलब फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया उतना नहीं है, लेकिन मरीन डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, वो है क्या, गोनियलेक्स एलेक्जेंड्रियम, जिम्नोडियम और पायरोडीनियम। ठीक है, सॉरी मैंने वहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, एलेक्जेंड्रियम जिम्नोडियम है। ठीक है, जिम्नोडियम है, जिम्नोडीनियम नहीं है, जिम्नोडियम है, और साथ ही साथ पायरोडीनियम है। सेक्सीटॉक्सिन्स आर ऑल्सो नोन एज पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजन्स। ठीक है, इनको पीएसपीज के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम मान लो इस नाम से पूछ लें कि पीएसपीज जो है वो किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेक्सी टॉक्सिन्स को कहते हैं। मोस्ट ह्यूमन सेक्सी टॉक्सिन्स टॉक्सिकोसिस हैव बीन एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ मरीन शेलफिश विच एक्यूमुलेट सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो यूग्लिना में सबको पता है कि किस फॉर्म में होता है, वो पैरामाइलन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है फूड। In Euglena, food is stored in the form of paramyelin granules. Euglena utilizes a unique beta-1,3 glucan called paramylon as a stored polysaccharide, making it one of the main component of Euglena as food, since it represents 30 to 80% of its dry weight, depending on the environment and culture method. और पैरामाइलोन के साथ साथ में ही और क्या क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का सबको फंक्शन पता है क्या होता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मो रेगुलेशन। सीवी कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गनल है, फ्री लिविंग अमीबा और प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, विच कंट्रोल्स द इंट्रासेलुलर वाटर बैलेंस बाय एक्यूमुलेटिंग एंड एक्सपेलिंग, मतलब बाहर निकालना एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल, अलाउिंग सेल्स टू सर्वाइव अंडर हाइपोटोनिक स्ट्रेस एज इन द पॉन्ड वाटर। तो इसका जो फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफेरोन्स जो है वो किसके रिस्पॉन्स में सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो वायरसेस से जो भी रिलेटेड डिजीजेज होती हैं उस केस में ये इंटरफेरोन्स बनते हैं।
Interferons are synthesized in response to the virus. Cell infected by virus produce interferons, which is an antiviral protein है. Interferons are mostly secreted by virus infected cell. जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, मान लो ये सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, अगर ये सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गया है तो ये क्या बना देगा, इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस कर देगा, ताकि अगला वाला जो सेल है वो क्या है, ना इन्फेक्ट हो सके. Cells to protect the adjacent cell from viral infection. Interferons also have other functions like they inhibit बी लिम्फोसाइट्स या फिर बी सेल्स के एक्टिवेशन को रोकता है और इन्हेंस करता है किसको, टी लिम्फोसाइट्स या टी हेल्पर सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बफेलो वॉज प्रोड्यूस्ड एट. सब पहली बार जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था जिस बफेलो में, वो कहाँ पे किया गया था, तो वो इलाहाबाद में किया गया था. फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड मतलब इंसेमिनेशन इन बफेलो वॉज प्रोड्यूस्ड एट इलाहाबाद इन अगस्त 21 अगस्त 1943 को किया गया था. AAI इलाहाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. द फर्स्ट बफेलो काफ वॉज बोर्न बाय एन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. Artificial insemination is a technique that has the maximum impact on genetic improvement, especially in case of cat and मतलब cattle and buffalo वगैरह में. In India, for the first time, AI was done in 1939 by Sampath Kumaran at the Palace Dairy Farm. कहाँ पे किया गया था ये, मैसूर कर्नाटका. ठीक है, पहली बार 1939 में. और ये वाला जो किया गया था ये 21 अगस्त 1943 को किया गया था. इलाहाबाद वाला, दोनों की डेट जो है वो अलग अलग है, याद रखिएगा. He inseminated large number of Heliker cows with semen from Holstein bulls and got 33 cows pregnant. ठीक है, तो ये देख लो थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वाइन ईस्ट. वाइन ईस्ट जो है वो किससे बनता है, तो ये बनता है सेक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस से बनता है. ठीक है, एस एलिप्सॉइडेंस. सेक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस इज कॉमनली नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, वाइन ईस्ट के नाम से जानते हैं, सेक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस. एंड देयर आर मैनी स्ट्रेन्स ऑफ इट दैट कैन बी फाउंड इन सेम वाइन यार्ड. ठीक है, मतलब कुछ और स्ट्रेन भी हैं इसके जो कि सेम वाइन यार्ड में पाए जाते हैं. द पाउडरी फिल्म वी सी ऑन ग्रेप्स. जो ग्रेप्स के ऊपर जो पाउडरी फिल्म सी बनती है वो क्या है, वाइल्ड या एम्बियंट ईस्ट है. दिस इज हाउ वाइन वॉज पॉसिबल फॉर मिलेनिया बिफोर पास्चर मेड हिज 40th डिस्कवरी. ब्रीवर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, तो ये तो सबको पता है. मतलब ब्रीवर्स ईस्ट, सेक ईस्ट या फिर एली ईस्ट जो है ये कौन बनाता है, तो ये सेक्रोमाइसिस सेरिविसिया की स्पीशीज से बनता है. ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम यही पूछ ले आपसे. ठीक है, तो काइंडली नोट डाउन इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. माइस्थीनिया ग्रेविस. माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये क्या है, एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड है. Myasthenia gravis is a chronic autoimmune disorder in which antibodies destroy the communication between nerves and muscles. ठीक है, हमारी ही बॉडी के एंटीबॉडीज जो है वो क्या कर दे रही हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स, रिजल्टिंग इन द वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स, और जिसकी वजह से हमारी स्केलेटल मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं. इट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन विच मीन्स इट्स द रिजल्ट ऑफ इम्यून सिस्टम मिस्टेकिंगली अटैकिंग अ हेल्दी पार्ट ऑफ द बॉडी. मतलब अपनी ही बॉडी को वो क्या करना होता है, क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. इन ह्यूमन बींग्स फॉलोइंग सेक्स क्रोमोजोम्स. सेक्स क्रोमोजोम्स जो है वो क्या है आपके, एक्स और वाई है. देखो 22 पेयर्स तो क्या आ जाते हैं आपके, ऑटोजोम्स हो जाते हैं ना. ठीक है, और उसके बाद में एक पेयर जो आता है आपका वो क्या हो जाता है, एलोजोम हो जाएगा, या जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं. तो एक्स वाई, अगर एक्स एक्स के साथ में ये फ्यूज़ करता है तो फीमेल हो जाएगी, और अगर वाई के साथ करता है तो मेल हो जाएगा. सो इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, फॉर टोटल 46, आउट ऑफ विच 22 पेयर जो है वो कैसे हैं आपके, ऑटोजोम्स हैं, और एक पेयर जो है वो क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है. ह्यूमन्स एंड मोस्ट मैमल्स हैव 2 सेक्स क्रोमोजोम्स, एक्स एंड वाई. Females have 2X chromosomes in their cell, while males have X and Y chromosomes in their cell. Egg cell all contain X chromosome, while sperm contain X या Y. मतलब मेल ही जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल बेबी बॉर्न होगा या फिर मेल बेबी बॉर्न होगा. बाकी पहले के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी कि मतलब तुम ऐसी हो तुम वैसी हो.
ठीक है। सेल सिक्रीशन इज डन बाय, सेल सिक्रीशन जो है वो किसकी वजह से होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। सेल वाले चैप्टर से देखो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं, बट जनरली बच्चे क्या करते हैं, उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हाँ अरे नहीं उसमें से तो क्या ही पूछेगा, बट ऐसा नहीं है। बेसिक जो है बायो का वो वही चैप्टर है, इसीलिए उसको लाइटली मत लेना आप लोग। द सिक्रीशन इज डन बाय गोल्जी apparatus, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्रोटीन सिक्रीशन बाय रेगुलेटिंग कार्गो सॉर्टिंग एंड ट्रैफिकिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी जो मैंने PYQs करवाए हैं सेल बायो वाले, अगर जिन बच्चों ने, चलो ठीक है तुमने पढ़ा है, कितना पढ़ा है आई डोंट नो, बट इफ़ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली तुम मेरी चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे जा करके आप उसको देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब किस किस तरीके के और भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज देखो कॉन्सेप्ट तो सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ जाती है इस लेवल पे कि आपको मतलब बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को आपको फेस करना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा है वो क्या मतलब उन क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एज दिस प्रोसेसेस आर फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल पोलैरिटी मोटेलिटी ग्रोथ सेल डिवीजन, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। तो बाकी तुम्हारा मेन फंक्शन जो है गोल्जी का वो क्या है, पैकेजिंग और सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स है। इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरा मैंने बताया है कि कैसे न्यूक्लियस के साथ में मतलब अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी फिर दो तरीके के हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। स्मूथ वाले क्या प्रोड्यूस करते हैं, रफ वाले कैसे हो जाते हैं। सो काइंडली विजिट द चैनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है वो किस काम में हेल्प करते हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ग्लाइऑक्सिलेट, बीटा ऑक्सीडेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो फाइनली यहाँ पे देखो सारी चीज़ें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लाइऑक्सिसोम्स मतलब जो हेल्प करता है, ठीक है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है ग्लाइऑक्सिलेट और साथ ही साथ बीटा ऑक्सीडेशन भी। तो आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। The glyoxysomes of higher plants are site of beta oxidation of fatty acid and the enzymes of glyoxylate cycle, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी the biomolecule of fat is metabolized in glyoxysome. Glyoxysomes are type of peroxisomes found in plants and few filamentous fungi. They are purely absent in the animals. In it help in fatty acid oxidation, glyoxylate cycle and gluconeogenesis. It participate in the conversion of lipid to sugar during early stage of germination in the oil seeds. तो ये information जो हैं ये सारी बहुत ज़्यादा important हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ दिस इज इनिशिएटिंग कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन क्या आ जाता है आपका, AUG हो जाएगा, ठीक है। AUG इज द मोस्ट कॉमन स्टार्ट और इनिशिएशन कोडॉन। द स्टार्ट कोडॉन स्पेसिफाइज द फर्स्ट कोडॉन ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्ट दैट इज ट्रांसलेटेड बाय द राइबोसोम। AUG कोड फॉर मिथ्योनिन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। बाकी जो ये दे रखा है UAA और UGA, ठीक है, ये दोनों किस में आ जाते हैं, ये दोनों स्टॉप कोडॉन्स आ जाते हैं यहाँ पे। तीन होते हैं ना हमारे पास, तीन हैं स्टॉप कोडॉन्स, ये तो मालूम ही होगा आपको, मालूम है वो तो ठीक है। इसमें देखो UAG, UGA और UAA, ठीक है। तो इनके ये वाले जो नाम है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। UAG जो है वो किस नाम से जाना जाता है, अंबर से। UGA ओपल हो जाएगा और ये ओकर हो जाता है। तो इनके ये जो नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देयर आर 3 स्टॉप कोडॉन्स। दिस स्टॉप कोडॉन्स इनकोड अ रिलीज फैक्टर अदर देन अमाइनो एसिड दैट कॉजेस ट्रांसलेशन टू सीज, या फिर इसको स्टॉप कर देता है वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच डिजीज इज कॉल्ड एज स्प्लेनिक फीवर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्प्लेनिक फीवर जो है ये प्लीहा ज्वर जो है किसकी वजह से होता है, एंथ्रेक्स की वजह से होता है। एंथ्रेक्स क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस। दिस डिजीज इज नोन एज स्प्लेनिक फीवर ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज एन एक्सटेंसिव enlargement ऑफ द स्प्लीन ड्यू टू दिस इन्फेक्शन। मोस्ट ऑफ द फूड एनिमल्स आर अफेक्टेड विद एंथ्रेक्स, ठीक है, जानवरों में ये फैलती है। इट अकर्स नेचुरली अराउंड द वर्ल्ड इन द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक हुफ्ड। हुफ्ड मतलब जो खुर वाले होते हैं ना जानवर, उसमें स्पेशली कैटल, शीप, गोट, कैमल और एंटीलूप्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पुअर मैंस काऊ। पुअर गरीब आदमी की गाय जो है, ये काफ़ी मतलब बहुत पहले से अगर तुमने सुना होगा तो ठीक है,
नहीं, काफ़ी पहले से ये चीज़ चलती आ रही है कि गरीबों की गाय जो है वो किसको कहते हैं, तो वो गोट को कहते हैं, क्योंकि देखो काऊ पालने में मतलब थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा लगता है, चारा एंड ऑल सारी चीज़ें, फिर उसको प्रॉपर उसकी टेक केयर और ये सारी चीज़ें। बट गोट क्या है, उसका साइज़ भी छोटा होता है, कम खाती है और आप मतलब छोटे से स्पेस में आप बहुत सारी रख सकते हो, इसीलिए इसको गरीबों की गाय कहते हैं। पुअर मैन्स काऊ क्या है, गोट है। गोट आर नोन फॉर देयर एडेप्टिबिलिटी, ठीक है, किस लिए जानी जाती है, फॉर देयर एडेप्टिबिलिटी एंड एबिलिटी टू थ्राइव इन डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। और ये कैसी है, मतलब इनको बहुत नहीं खाना होता है, इवन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा, जैसे ये विंटर वाला सीज़न रहता है ना, जब घास वगैरह नहीं रहती है, उस कंडीशन में भी ये मतलब ऐसी जो भी ज़ीरोफिटिक स्पीशीज़ वगैरह हैं, बेर हैं और ये सारी चीज़ें, उसको खा के ये आराम से सर्वाइव कर लेती हैं। मेकिंग देम अ कॉमन चॉइस फॉर इंडिविजुअल विद लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज अगर आपके पास लिमिटेड हैं तब भी ये क्या है, इजीली जो है वो सर्वाइव कर लेती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पुअर मैन्स काउ बिकॉज गोट्स आर रिलेटिवली लो कॉस्ट टू मेंटेन, मेंटेनेंस में लो कॉस्ट लगता है, मतलब खरीदोगे भी तो भी सस्ती मिलती हैं, रिक्वायरिंग लेस स्पेस, कम जगह चाहिए, एंड फूड कंपेयर टू काउज, ठीक है। एक काउ जितना चारा मतलब खाती है, उतने सारे चारे में तो तुम मतलब अपने साथ मतलब ये मान के चलो कि 15 से 20 बकरियां आराम से तुम खिला सकते हो। एडिशनली गोट प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स सच एज, गोट से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, फाइबर्स हो गया, मेकिंग देम अ वर्सेटाइल एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल विद लिमिटेड फाइनेंशियल मीन्स, ठीक है। और मतलब मीट पर्पज से तो बहुत ज़्यादा बिकती है, ये तो देखा ही होगा। मिल्क भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इवन डेंगू वगैरह हो जाता है अगर प्लेटलेट्स डाउन है तो, मतलब ऐसा माना जाता है, और काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है इसका मिल्क, अगर आप इसका मिल्क कंज्यूम करते हो तो ये आपके प्लेटलेट को रेज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी दादी वगैरह जो मतलब अभी भी हैं खैर वो, बट वी आर नॉट इन अ टच, तो उनके पास बहुत सारी ऐसे होती थी बकरियां, और काफ़ी मतलब अच्छा भी रहता है, फ्रेंडली है इन्वायरमेंट के साथ में, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। बट ये है कि हाँ, एक जो गैप होना चाहिए मतलब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में, बस वो आप मेंटेन रखिए, तो कोई ऐसी खास डिजीज़ विजीज़ भी नहीं होती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट कि हाँ तुम 15-20 हज़ार का एक कुत्ता ला के पालते हो ना, उससे अच्छा एक बकरी पाल लो। ठीक है, दैट्स माई पर्सनल व्यू, बाकी आप क्या सोचते हो वो आप देखो। बाकी जो पश्मीना वूल वगैरह होता है, ये सारी जैसे देखो मतलब कश्मीर वगैरह में इधर हिली स्टेशन पे आप चले जाओ तो वहाँ पे देखो कितने मतलब इनका फ़र जो है वो कितना कॉस्टली बिकता है और कितना बेनिफिशियल होता है, और वो आराम से इनको पालते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, कोई वो ऐसा नहीं है कि हाँ अब वहाँ पे तुम पहाड़ों में गाय कहाँ ही लेके जाओगे, पता चले गिर गई तो तुम्हारा और ही नुकसान हो गया, टेंशन बढ़ जाएगी। तो वही ये सारी चीज़ें हैं, उसको देखते हुए भी मतलब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, वायरस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको विरियन बोलते हैं। आउटसाइड लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल कॉल्ड विरियन, विरियन आर द कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ वायरस दैट कैन टू रेप्लिकेट होस्ट सेल, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखिएगा। The virion achieves this by attaching to specific receptors on the surface of the host cell, entering the cell, releasing its genetic material, assembling new virions, and the often causing host cell to release these new virions to infect other cells. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। एन आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं ना, कॉपर टी वगैरह और भी सारे हैं, तो ये उसमें आ जाता है। एन आईयूसीडी सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंट्रा यूटराइन, इंटर नहीं है, इंट्रा मतलब इन द यूट्रस के अंदर, ठीक है। इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस is a contraceptive method, and copper T is a specific type of IUCD that is placed inside the uterus to prevent pregnancy. Copper T is made up of plastics and has a copper wire coiled around it, ठीक है, मतलब इस तरीके से होता है, और इसके मतलब चारों तरफ जो है वो क्या होती है, ऐसे कॉपर वायर ऐसे लगी होती है। इट इंटरफेयर्स विद स्पर्म के फंक्शन को, उसकी मोटिलिटी को मतलब कि सप्रेस कर देता है, एंड प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द यूटराइन लाइनिंग मेकिंग इट लेस रिसेप्टिव, उसकी रिसेप्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, टू अ फर्टिलाइज्ड एग, दस एक्टिंग एज कंट्रासेप्टिव।
बाकी कॉन्डम वगैरह क्या है, ये सारे तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आ जाते हैं। मतलब फिर वेस्कोटोमी और ट्यूबिकोटोमी, वेस्कोटोमी मेल्स में होता है, ट्यूबिकोटोमी फीमेल में होता है। फेलोपियन ट्यूब को काट देना और यहाँ पे बॉस डिफरेंस को काट देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें अगर देखो कॉपर वाले में मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हैं वो मतलब बेसिकली दो तरीके के होते हैं। नॉन मेडिकेटेड IUCDs होती हैं जिसमें लिप्स लूप आ जाता है, कॉपर रिलीजिंग आ जाते हैं, और हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी होती हैं। तो जो कॉपर रिलीजिंग वाली होती हैं इसमें एक तो कॉपर टी तो देख ही रहे हो आप साथ में, इसमें आता है एक CUT होता है, CU7, ठीक है। कॉपर टी मतलब CUT जो है ये क्या हो जाता है, कॉपर टी हो जाएगा, CU7 हो जाता है। और इसी के साथ एक आ जाता है आपका मल्टीलोड 375, ठीक है। आपने पढ़ा होगा NCERT में दिया हुआ है ये मल्टीलोड 375। तो ये सारी कैसी हैं, कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं। और नॉन फिर लिप्स लूप जो है ये नॉन मेडिकेटेड में आ जाता है। कॉपर रिलीजिंग में ये हो गया। हार्मोन रिलीजिंग की अगर बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग साथ में। हार्मोन रिलीजिंग वाले में जो आ जाता है वो आ जाता है आपका प्रोजेस्टा सर्ट, ठीक है, प्रोजेस्टा सर्ट हो जाता है एक, और एक आ जाता है आपका LNG20 करके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे 2-4 दे करके आपको मैच द फॉलोइंग या फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप आ जाएगा, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 आ जाएगा, हार्मोन रिलीजिंग IUD में आ जाएगा आपका प्रोजेस्टा सर्ट, और LNG20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस कॉज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है, ये स्मैक की वजह से होता है। अब इसको देख लेते हैं, मतलब फिर वही 37 38 तक मतलब इसको आज वाइंड अप करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो न्यूराइटिस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व और नर्व सेकेंडरी टू इंजरी और इन्फेक्शन ऑफ वायरल और बैक्टीरियल etiology. Neuritis is not directly caused by smack, which is a street name for heroin, a powerful opioid. Neuritis can result from different causes including infections, nutritional deficiencies and other medicinal conditions. तो मतलब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ क्या क्या इसके पीछे रीजंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन प्रूव्ड अ गुड टूल फॉर डी एडिक्शन। डी एडिक्शन के लिए सबसे बेस्ट टूल क्या आ जाता है आपका, विटामिन सी आ जाएगा, ठीक है, विटामिन सी। और किस नाम से जानते हैं इसको, तो विटामिन सी इज समटाइम्स कंसिडर ए सपोर्टिव मेजर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड डी एडिक्शन, स्पेशली फॉर फ्रॉम द सब्सटेंसेज लाइक अल्कोहल वगैरह के लिए। इट कैन एड इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एंड सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ ड्यूरिंग रिकवरी। तो फ्रेंड्स इसको आज हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, और प्लीज़ ईमानदारी से देखना, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है, मान लो मैंने गलत ही एक्सप्लेन किया है, तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।